Hello and welcome to News at this hour. In an exclusive interview with NDTV, Defence Minister Rajnath Singh says that North-South divide talk is set to be history. BJP and allies are moving to target 400. He's spoken to NDTV's Nikunj Garg exclusively, and he's the BJP's Lucknow candidate. He says that 400 plus seats are not just a slogan but a resolution. As the Lok Sabha polls for 2024 draw to a close, I am not only joined by the Defence Minister of India, but one of the senior most politicians of BJP of this country, and somebody who has had a very successful innings throughout the politics that he has done. Mr. Rajnath Singh, welcome to NDTV. Thank you very much. राजनाथ जी, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछ लूं कि अब चूंकि 90% चुनाव 2024 का पीछे है हमारे, कि जो सबसे पहली बात थी लोगों के दिमाग में इस समय है कि बीजेपी एक तो कितनी सीटें ला रही है, और दूसरी बात ये कि जो आप लोगों का नारा था कि अब की बार 400 पार, वो असल में 400 पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 400 पार की बात जो हम लोगों ने कही थी वो हमारा केवल नारा नहीं था, वो हमारा एक संकल्प था जो देशवासियों के समक्ष हम लोगों ने रखा था। अब तक जो 6 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं और उससे हम सबको जो रुझान अभी तक जो प्राप्त हुई है, उससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार के अपने संकल्प को पूरा करने में हम कामयाब होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राजनाथ जी, कई लोगों का ये कहना है कि इस बार मतदान जो है पिछले चुनावों के मुकाबले कम है। हालांकि 2019 के जो मतदान की फिगर्स थी वो औसतन से ज्यादा थी, पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा थी, पर कई लोगों का कहना है कि संख्या जो है इस बार गिर रही है, और ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है कि बीजेपी की सीटें इससे गिर जाएंगी, ऐसा बहुत सारे ऑब्जर्वर्स का कहना है। नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा हमारा ये जो इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस की विश्वसनीयता, इसकी साख, इसकी क्रेडिबिलिटी कॉमन मैसेज में बन नहीं पाई, क्योंकि आपने देखा कि इस इंडी अलायंस को बनने में ही इतना ज़्यादा विलंब हुआ। और फिर इंडी अलायंस के कई ऐसे एलाइज हैं जो कि कुछ राज्यों में अलग अलग चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैं एक ही उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लेकिन दिल्ली में साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कुछ अन्य स्थानों पर साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस इंडी अलायंस की जो एक क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए थी कॉमन मासेस के अंदर, एक भरोसा जो बनना चाहिए, तो वो नहीं बन पाया है। इसलिए इंडी अलायंस को लेकर जन सामान्य में इसके प्रति लोगों को का उत्साह नहीं है, और लोग ये मानकर चल रहे हैं ये किसी भी सूरत में सरकार नहीं बना सकते हैं। लोग इसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार की भी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी, ये लोगों का भरोसा विश्वास है। इसलिए हमारे जो मतदाता हैं कमोबेश उनके मतदाताओं की अपेक्षा अधिक प्रतिशत उनका मतदान हो रहा है, ऐसी मेरी मान्यता है। तो मतलब अगर मैं मोटी सी बात समझने की कोशिश करूं तो ये है कि भाजपा का जो वोटर है वो आके वोट डाल रहा है, लेकिन बाकी लोग चूंकि इतने उत्साहित नहीं हैं, थोड़े हतोत्साहित हैं अपनी पार्टियों को लेकर, उनके समर्थक जो हैं, और इसलिए वोटिंग में कमी है। इसी सच्चाई यही है, यही बात है। और एक कारण थोड़ा सा गर्मी का भी है। मैं समझता हूं कि पिछले बार जो चुनाव हुए थे, मैंने आज के 5 साल पहले, तो उस समय मतदान के समय इतनी गर्मी नहीं थी जितनी की गर्मी इस समय है। हाई टेम्परेचर है इस समय, थोड़ा बहुत इसका भी असर होगा, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। राजनाथ जी, एक और बात जो कई सारे ऑब्जर्वर्स नोट करके बोलते हैं कि आप बहुत सारे राज्यों में आपकी पार्टी जो आपके ट्रेडिशनल वोटिंग बेसिस रहे हैं, जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, तमाम जगह आप 100% पे बैठे हैं। आप 100% को तो तोड़ सकते नहीं हैं, उससे ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो आप और उनका साथ में ये कहना है कि भाई सीट कहां बढ़ेंगी, सीट तो गिरेंगी ना। आप नहीं कहा, क्यों नहीं, बढ़ने के पूरी चांसेस है। दक्षिण भारत में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में मैं समझता हूं कोई ऐसा राज्य शेष नहीं बचेगा जहां भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ सीटों पर विजय न प्राप्त करे, ऐसा कोई राज्य शेष नहीं बचेगा। अब जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में भी पहले की अपेक्षा हमारी सीटें बढ़ेंगी। ऐसे कई राज्य आपको मिलेंगे। झारखंड में हमारी सीटें बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश में भी हमारी जितनी सीटें थी उसमें 1-2 बढ़ेंगी, माने घटने वाली नहीं है। बल्कि मैं मध्य प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि सारी की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ये विजय प्राप्त करेगी।
बिहार में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। तो ऐसे देखा जाए तो कई ऐसे राज्य हैं, हमारी उत्तर प्रदेश में सीट बढ़ रही है। पिछली बार 62 सीटों पर हम लोग ने विजय प्राप्त की थी। इस बार हम लोग आश्वस्त हैं कि लगभग 75 सीटों पर तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। यह नंबर 1-2 इधर उधर हो सकता है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं। और अगर कहीं कई राज्यों में घट रही हैं तो ऐसा नहीं बतला सकते आप किसी राज्य में घट रही है हमारी। अधिकांश हो सकता है कि हरियाणा में एक आध सीट का अंतर कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन हम हरियाणा में भी सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। राजनाथ जी, आपने दक्षिण की बात की, तो दक्षिण में 2 बड़े राज्यों में, जहां पे जिनमें से सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है, जहां 28 सीटें हैं, तमिलनाडु को छोड़ दें तो तमिलनाडु में आपकी पार्टी की कोई बहुत बड़ी प्रेजेंस नहीं थी अब तक। हाँ, लेकिन अब है। अब प्रेजेंस ही नहीं है, बल्कि हम तमिलनाडु के अंदर भी कुछ सीटों पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में है। मैं लंबे समय से तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में भी बराबर कैंपेनिंग कर रहा हूं चुनाव के समय, लेकिन जो रिस्पांस मुझे इस बार तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में मुझे देखने को मिला है, वो मेरे लिए अप्रत्याशित था। और आंध्र प्रदेश में मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्लियामेंट की बहुत अधिक सीटें बढ़ रही हैं, और मैं कह सकता हूं कि आंध्र प्रदेश में 25 में हमको 20 के आसपास निश्चित रूप से सीटों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। 25 में 20 बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं दोनों की मिलाकर बात कर, केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, टीडीपी और बीजेपी, आप अलायंस की बात में कर रहा हूं। लेकिन मैं जो बात कह रहा था राजनाथ जी, वो ये थी क्योंकि दक्षिण पे इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा अप्रत्याशित तौर से अनप्रेसिडेंटेड मैनर में जोर लगाया है। प्रधानमंत्री जी भी गए हैं, आपकी तमाम लीडरशिप, आप खुद भी गए हैं, आप लोगों ने जोर लगाया है। बट एक चीज देखने की है कि कर्नाटक में, जहां पे आपके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं दक्षिण में, ट्रेडिशनली भी आपको वहीं से सीटें मिलती रही, आपकी सरकार भी रही है वहां पे अब कांग्रेस की सरकार है, और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। तो एक तो बात सरकार, राज्य सरकार के होने की हुई, दूसरी बात जो वहां पे सर्वे आ रहे हैं राजनाथ जी, उनमें आप बीजेपी से ज्यादा सीटें वहां कांग्रेस को मिल रही हैं। कहां पर? कर्नाटक में। अरे कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता था, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। कर्नाटक में हो सकता है 1-2 सीटों का अंतर पड़ जाए, 2-3 सीटों का अंतर पड़ जाए, ये हो सकता है। कर्नाटक की बात? हाँ, कर्नाटक की बात मैं कर रहा हूँ। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कर्नाटक में हम इतने कम हो जाएंगे और कांग्रेस हमसे अधिक हो जाएगी, इसकी तो कभी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। और इसके अतिरिक्त हमारा जो तेलंगाना राज्य है, तेलंगाना राज्य में भी हमारी सीटें बढ़ रही हैं, अच्छी खासी सीटें तेलंगाना राज्य में भी बढ़ रही हैं। इसलिए सब मिला जुला कर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 के अपने संकल्प को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रही है। और अब आपको लगता है कि जो दक्षिण में आपको रिस्पांस मिल रहा है, उससे जो एक तरह से एक बात यहाँ एक मोमेंटम सा बनाने की कोशिश थी, दक्षिण वर्सेस उत्तर का, नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात थी, उस बात पे भी इस बार अंत लग जा, इस पूर्ण विराम लग जाना। देखिए, नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात अपोजिशन के लोग बहुत पहले से करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड इस बार पूरी तरह से समाप्त हो गया है। किसी के मन में यह बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रति जन सामान्य में विश्वसनीयता बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। भारत की राजनीति में हमारे प्रधानमंत्री ने एक अपनी साख बनाई है, एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। लोगों को भरोसा है कि मोदी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो वह कहेंगे वह करेंगे, उनके वर्ड्स और उनके डीड्स, इसमें किसी भी सूरत में अंतर नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने देश का स्टेचर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, इससे भी लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति लोगों को होती है। इकॉनमी का जहां तक प्रश्न है, इकॉनमी की साइज में आपको जानकारी है कि 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस समय भी हमारा भारत इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में वह 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन 2014 के बाद 8 वर्षों के अंदर इकॉनमी के साइज के मामले में यही भारत जंप लेकर दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अब वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब इसमें कहीं दो मत नहीं है कि 2027 आते आते
भारत की इकॉनमी दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। जब मैंने इकॉनमी की साइज हमारी दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में होगी। तो इन सब सारी चीजों से जन सामान्य का भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है। तीसरा एक मेजर अचीवमेंट यह है कि 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर हुए हैं मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। आजाद भारत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए इतनी बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से बाहर नहीं हुए हैं, जो कामयाबी मोदी जी को हासिल हुई है। देश में जब भी कोई एक मेजर क्राइसिस पैदा हुई है, उस मेजर क्राइसिस को जिस तरीके से खूबसूरती से उन्होंने हैंडल किया है, उसकी भी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है। अब आपको मालूम होगा कोरोना की क्राइसिस, उस कोरोना के क्राइसिस को जिस तरीके से हम लोगों ने फेस ही नहीं किया, बल्कि मैं कह सकता हूं उस क्राइसिस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त की है। इतनी बड़ी क्राइसिस होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की इकॉनमी को हम लोगों ने प्रभावित नहीं होने दिया, उस पर एडवर्स इंपैक्ट ज्यादा नहीं होने पाया। यही स्थिति बनी रही। वैक्सीन लगभग 9 के बराबर थी भारत में। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारी गवर्नमेंट के प्रोत्साहन पर, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा हर प्रकार का असिस्टेंस प्रोवाइड करने की आश्वासन पर करिश्माई काम किया हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, और इतनी वैक्सीन बनाई कोरोना की कि केवल हमारे देशवासियों को ही उसकी 2 डोज या 3 डोज नहीं लगी, बल्कि विश्व के 100 देशों को हम लोगों ने यह कोरोना वैक्सीन भी ये प्रोवाइड की है। और सबसे बड़ी बात कोरोना क्राइसिस का एक मैं आर्थिक फ्रंट पर अचीवमेंट मानता हूं, वो अपने में अनपैरेलल है। नहीं, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी इकॉनमी, जिसकी अर्थव्यवस्था इस कोरोना क्राइसिस में प्रभावित न हुई हो, उस पर एडवर्स इंपैक्ट न हुआ हो, लेकिन भारत ने नहीं होने दिया। तो इसकी भी क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही आती है। राजनाथ जी, वो आपकी बात, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात को बहुत सारे लोग बैक करते हैं। आपने ठीक कहा है, कई विदेशी एजेंसियों ने अभी हाल फिलहाल में ही हमारा ग्रोथ का रेट भी बढ़ाया है, वर्ल्ड बैंक ने भी बढ़ाया है और इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने बढ़ाया है। वो बात आपकी अपनी जगह है, लेकिन आप इतने कैंपेन से आए हैं, इस पूरे कैंपेन में जॉबलेसनेस एक बड़ा मुद्दा है, और ऑपोजिशन ने कम से कम ये कहा है, और काफी और लोगों ने कहा है कि साहब देश में बेरोजगारी जो है हिस्टोरिक लेवल्स पे। देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी का जहां तक प्रश्न है, बेरोजगारी का संकट इस देश में बहुत पहले से रहा है। लंबे समय तक कांग्रेस ने हुकूमत की है, उन लोगों की राजनीतिक पार्टियों ने हुकूमत की है। इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से स्वीकार करना चाहिए था, इस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए थे, अथवा इसके समाधान के लिए जो स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे, वो इसके पहले की गवर्नमेंट नहीं ले पाई। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए, अथवा इसको कम करने के लिए जिस तरीके से इफेक्टिव स्टेप्स उठाए गए हैं, वो अपने में अनपैरेलल है। और मैं एग्जैक्ट फिगर तो इस समय आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पहले के कंपैरिजन में भारत में मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद काफी कम हुई है, वो गिरा है उसका लेवल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है जिसको ऑपोजिशन ने बहुत कस के उठाया। दूसरी चीज, मैं एक बात और मैं इसके साथ आपको जोड़ना चाहता हूं। देखिए, जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, इसको सारी दुनिया स्वीकार कर रही है, तो बट नेचुरल है कि अब जो भी हमारी बची खुची अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वह निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा, वह रिजॉल्व होगी जल्दी से जल्दी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। दूसरा जो मुद्दा बड़ा, जहां से हमने शुरू किया था राजनाथ जी, वो 400 सीटों का मुद्दा है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की बात आई तो मैं सोचता हूं आपसे पूछ ही लेता हूं, विपक्ष का कहना है कि आपको 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा बदलना चाहते हैं। क्या बात है, ये बताइए। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि 1976 में पहली बार भारत के संविधान के प्रियम्बल में चेंज करने का काम यदि किसी ने किया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। और आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी संविधान सभा थी, उसके सभी सम्मानित सदस्य इस बात पर एक मत थे कि आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, और कांग्रेस ने और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसके पहले खूब किया है। लेकिन जो संविधान की प्रस्तावना है, यानी संविधान का जो प्रेम्बल है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाना चाहिए। यह काम तो उन्होंने किया है, और हम लोगों के ऊपर इसका आरोप चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रियम्बल में चेंज करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में सोचती भी नहीं है। और
जिस प्रियम्बल में चेंज की बात आप कर रहे हैं वहां पे फिर वो आगे कहते हैं कि साहब ये दलितों का रिजर्वेशन हटाने वाले हैं। क्या बात करते हैं, कोई सवाल ही नहीं। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात वो कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हम किसी भी सूरत में नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। हम क्यों ओबीसी और एससी का रिजर्वेशन समाप्त करेंगे? इस देश को अभी ओबीसी और एससी और एसटी का रिजर्वेशन की आवश्यकता है और यह चलता ही रहेगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब इन लोगों ने समय समय पर कई राज्यों में आपने देखा होगा ओबीसी और एससी के कोटे में कटौती करके धर्म के आधार पर आरक्षण इन लोगों ने दिया है। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते और असंवैधानिक काम किया है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में भी एक बार यही हुआ था, धर्म के आधार पर आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। तो जो बात संभव नहीं है वह करने की एक कोशिश क्यों की जा रही है? और आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? क्या किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के मूलभूत ढांचे में बदलाव की? बिल्कुल नहीं, मूलभूत ढांचे में बदलाव का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। और एक इससे जुड़ी मूलभूत ढांचा, मैं प्रियम्बल की मैं बात कर रहा हूं, प्रस्तावना की। मैं एक बात और इससे जुड़ी हुई बात कर रहा था कि आपकी पार्टी का एक ये संकल्प पत्र में कहना है, आपके संकल्प पत्र में जिसके आप चेयरमैन भी थे, कि एक वन नेशन वन पोल होगा। हाँ, पक्का होगा, होना ही चाहिए, यह देश के लिए अनिवार्य है। और इसके पहले भी जब कभी भी किसी भी सार्वजनिक सभा में मैंने संबोधित करते हुए जनता से यह कहा है कि बार बार चुनाव का होना, मैं समझता हूं देश की जनता का समय भी बर्बाद होता है और साथ ही साथ भारी भरकम धनराशि भी लोगों की खर्च होती है, सरकार की भी धनराशि खर्च होती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि जनता का उसके पहले भी हमको ट्रेमेंडस रिस्पांस मिलता था। माने देश की जनता ये चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये होना ही चाहिए और इस काम को हम करेंगे। काफी लोगों का ऐसा कहना है कि 1967 तक ऐसा ही होता था, साइमल्टेनियस असेंबली और इसके पोल वो बाई चांस होता था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, वो बाई चांस हो जाता था। लेकिन उसके बाद तो आपने देखा होगा कि शायद एक ऐसा कोई राज्य हो जिसमें कि शायद एक उड़ीसा था जहां पर कि पार्लियामेंट के चुनाव के साथ असेंबली हो जाती थी। एक आख राज्य और कोई होगा, नहीं तो सामान्यतः ये अलग अलग दोनों चुनाव होते थे, असेंबली के और पार्लियामेंट के। पर उस पर लोगों का कहना है कि आप पूरी जो देश की राजनीति है उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाना चाहते हैं, वन नेशन वन पोल करवा के। मैंने अब ये आरोप लगाने का आधार क्या है? आधार यही है कि हम देश के रिसोर्सेस को बचाना चाहते हैं, देशवासियों के समय को बचाना चाहते हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए अधिक से अधिक समय हमारी गवर्नमेंट को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से यह काम करना चाहते हैं। तो इस पर शंका क्यों हो रही है लोगों को? हम क्या करना चाहते हैं, अनावश्यक आरोप ये चस्पा करने की क्यों कोशिश की जा रही है? जो इस समय हमारे जिस फॉर्म की गवर्नमेंट हमारी है उसी फॉर्म की वो गवर्नमेंट रहेगी। भारत की डेमोक्रेसी पर कोई दुनिया की ताकत प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगा सकती, बल्कि भारत की डेमोक्रेसी को और अधिक स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे हम लोगों के, वो स्टेप्स हम लेंगे। भारत के लोकतंत्र के साथ किसी को खिलवाड़ करने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती। राजनाथ जी, चुनावों में और सचमुच मैं यह भी बता दूं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कांग्रेस ने किया है बराबर। और आपको मालूम होगा 132 बार इन लोगों ने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को जो बर्खास्त किया है, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में मैं समझता हूं कि 50 से अधिक बार हुआ है। और कांग्रेस ने भी संभवतः 90 से अधिक बार जो चुनी हुई सरकारों को भंग किया है। राजनाथ जी, चुनावों के दौरान ये जॉबलेसनेस की बात हुई और ये संविधान की बात हुई। एक और बात, चूंकि वो आपके कार्यकाल, रक्षा मंत्री के कार्यकाल से जुड़ी हुई है, उसकी भी बात होती है और बार बार ये विपक्ष का कहना है कि साहब चाइना जो है हमारे यहाँ घुसा है और हमने कोई काम नहीं किया है और हम जो है चाइना से घबराते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आंखें चाइना दिखा लेते हैं। अच्छा, ये लोग चाइना से, देखिए मैं कभी कहना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर हम लोगों ने कभी सवालिया निशान नहीं लगाया। क्या हुआ है उसके पहले उसको भूल जाते हैं। और मैं देशवासियों को रक्षा मंत्री होने के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं करने पाएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं। बहुत विस्तार में कोई मैं चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि भारत और चाइना
दोनों के बीच कमांडर लेवल पर अच्छे माहौल में इस समय बातचीत हो रही है। मैं समझता हूं कि हमको परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहां क्या है, किस पॉइंट पर, यदि मैं भी उसकी चर्चा कर दूं तो देशवासियों को कोई गौरव की अनुभूति होगी। लेकिन वह सब सारी चीजें उजागर इस समय नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच इस समय बातचीत चल रही है। आपने वैसे रक्षा मंत्रालय में आपकी जो संभाल रही है, वो ये कहना चाहिए कि पिछले कई रक्षा मंत्रियों के कार्यकाल में जिस तरह के आरोप लांछन लगते रहे वो नहीं लगे, इसलिए मैं इस पॉइंट पे आपको बिल्कुल प्रेस नहीं करूंगा। यह ईश्वर की कृपा है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय हमारे देश में एक ऐसा मंत्रालय रहा है आज से नहीं, पिछले कई दशकों से, जहां पे लगातार जो लोग उसका कार्यभार संभालते रहे हैं किसी ना किसी तरह के विवादों के घेरे में रहे हैं। और ये आप पहली बार हुआ है कि इन 5 सालों में इस तरह कोई आरोप लांछन जो पहले थोड़ा बहुत लग भी रहा था वो इस 5 सालों में नहीं हुआ है। उसकी बात, ये बड़ी उपलब्धि भी है एक तरह से, सब ईश्वर की कृपा है। और दूसरी चीज, एक मेजर अचीवमेंट जो रक्षा मंत्रालय का यह रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बराबर आत्मनिर्भरता पर, सेल्फ रिलायंस पर ज्यादा बल दिया है। और अब हम लोगों ने बहुत सारे आइटम्स भारत में ही बनाने हैं, जो हमारे डिफेंस आइटम्स हैं भारत में ही बनाने हम लोगों ने प्रारंभ कर दिए हैं। और आपने देखा हो, जो पहले बामुश्किल एक्सपोर्ट 600-700 करोड़ रुपये का हुआ करता था, हम 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक्सपोर्ट डिफेंस आइटम्स का, रक्षा उत्पादों का हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। आगे भी कुछ और करने की हमारी तैयारी है। और कई चीज़ों का, मिसाइल्स वगैरह का भी किया है हम लोगों ने एक्सपोर्ट। जी, अभी हमने ब्रह्मोस को हाँ और किया है, लगभग 4,500-4,000 करोड़ के आसपास का है। और राजनाथ जी, एक बात अब इससे जुड़ी मैं आपसे आपके मंत्रालय से और पूछ लेता हूं। राहुल गांधी लगातार कहते हुए जा रहे हैं और बाकी लोगों का कहना है कि जो अग्निवीर स्कीम है उसको उठा के वो डस्टबिन में डालने वाले हैं। इसी दौरान सेना ने भी कहा है कि अग्निवीर स्कीम के जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसके हिसाब से उसमें चेंज किए जा सकते हैं। अग्निवीर स्कीम को लेकर के आप कितने आश्वस्त हैं राजनाथ जी बतौर? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अग्निवीर हमारी जो स्कीम है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है और ये सक्सेसफुल रहेगी, मेरा पक्का विश्वास है। क्योंकि मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति ये चाहे, मैंने हर देश ये चाहेगा कि हमारे सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए। एक जिसे कहता है युवापन, यूथफुलनेस को या क्या कहेंगे, ये सदैव बने रहना चाहिए। एक तो उद्देश्य इसके पीछे यह था। दूसरा उद्देश्य यह था कि हमारी समाज में भी कुछ एक ऐसे डिसिप्लिन एक फोर्स रहनी चाहिए। जब सीमा की सुरक्षा के लिए जब आवश्यकता जब भी हो, तब हम उनको समाज से भी उठाकर जो है सीमा पर उनको तैनात कर सकें, हम उनकी सेवाएं प्राप्त कर सकें। तो यह बताइए, क्या ऐसी एक फोर्स हमारे देश में होनी चाहिए? यह तैयार करना यह कोई अपराध है? क्या हम लोगों ने कोई यह गलत काम किया है? जहां तक उन बच्चों का प्रश्न है, बच्चों के भविष्य का, मैं उन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। 18 साल की आयु में अग्निवीर में वो भर्ती होते हैं सैनिक के रूप में। 4 साल तक उनकी सेवाएं रहती हैं, 22 वर्ष तक। जब वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट पर जब आते हैं, निकलेंगे, बट नेचुरल है, हमको इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट देंगे और साथ ही साथ एक कौशल स्किल का भी एक सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करेंगे। उनके हाथ में कुछ लाख रुपए होंगे, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख के आसपास, एग्जैक्ट फिगर मुझे इस समय ध्यान में नहीं है, वो उनके हाथ में वो होंगे। वो कोई रोजगार करना चाहें रोजगार कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं, दूसरे सर्विसेज में जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। उनके लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन की व्यवस्था कर रखी है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई इग्नोर कर सकता है। यहाँ तक कि बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने यह कहा है कि हम अग्निवीर के जवानों को जो बाहर निकलेंगे उनको हम अपने यहाँ प्रायोरिटी देंगे, उनको हम भी अपने यहाँ रिजर्वेशन का प्रोविजन कर रहे हैं। तो मेरे हमारी गवर्नमेंट देश के नौजवानों के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देगी। तो आपको लगता नहीं कि कोई चुनावी मुद्दा है कि लोगों युवा में नाराजगी है इस बात को लेके? इनके पास केवल एक ही मुद्दा है, देश की जनता को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना। और सेना जैसे मुद्दों पर इस तरीके से उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने भी इसका संज्ञान लिया है और ये कहा है कि इस पर किसी को, राजनीतिक पार्टी को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए। राणा जी, अब मैं, चूंकि हम इंटरव्यू के क्लोज की तरफ पहुंचे, तो एक बात लखनऊ के बारे में कर लेता हूं, जहां से आप मल्टीपल टर्म जीतते आए हैं, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतते आए हैं। तो कैसा रहा इस बार का कैंपेन और कैसी क्या उम्मीद?
तो सब जनता का प्यार है, कहीं से भी, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, कहीं से भी लड़ा हूं, मैं आश्वस्त रहता हूं। तो एक बार फिर से रिकॉर्ड मार्जिन की, अब रिकॉर्ड मार्जिन जो भी होगा है तो जनता के हाथों में इसका फैसला होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता का भरोसा, जनता का विश्वास हमारे ऊपर भी है, और लोग चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी ये गवर्नमेंट बने। तीसरी बार भी ये गवर्नमेंट बने पे मैं अपना आखिरी सवाल करता हूं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। राजनाथ जी, ये बताइए मुझे कि जो 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं और उसके बाद जो सरकार की बात चल रही है आमतौर पे आप लोगों की तरफ से, भाजपा की तरफ से, कैसा स्वरूप दिख रहा है? कितनी सीट बीजेपी, कितने सीट एनडीए, क्या स्वरूप दिख रहा है? एक बार हमारे दर्शकों को बड़ा तस्वीर अपनी तरफ से। देखिए, कोई भी चुनाव परिणाम आने तक ये घोषणा नहीं कर सकता है कि किस पार्टी को एग्जैक्टली कितनी सीटें मिलेंगी। ठीक तरीके अनुमान बतलाया जा सकता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, मोटा मोटा सब मिला जुलाकर 400 के आंकड़े को प्राप्त करना ये हमारा एक संकल्प है। उस संकल्प को हासिल करने के लिए हम पूरी तरह से ईमानदारी से प्रयत्नशील हैं और उसको हम प्राप्त करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनाथ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी। आप हमेशा से एनडीटीवी के साथ जुड़े रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।